नमस्ते स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चरक सूत्रस्थान अध्याय 6 जिसका नाम है तस्य शीतिया अध्याय। इस अध्याय में मेनली आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। देखिए, जो मैं काल बताऊंगी, जैसे आदान काल हो गया, विसर्ग काल हो गया, उसमें एक प्रकार से शरीर बल का क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, कौन से रसों की उत्पत्ति होती है, दोषों पर क्या इफेक्ट आता है, साथ ही साथ जो 6 ऋतु हैं, 6 ऋतुओं में एक प्रकार से कौन कौन से आहार का हमें सेवन करना चाहिए, अगर कोई एक प्रकार से बताया गया कि इनका त्याग कर देना चाहिए तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वह आहार में हो चाहे वह विहार में हो। तो इस प्रकार से आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि संहिताओं की वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे स्टूडेंट्स। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर टुडे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, तस्य शीति अध्याय की क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए, इससे पहले जब मात्रा शीति अध्याय था उसमें हमने पता कर लिया कि आहार की हमारी मात्रा कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे स्वस्थ व्रत का पालन करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हमें ऋतु सातम्य का पता लग जाए, ऋतुओं के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए कि उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से दोषों की उत्पत्ति होती है, कौन से दोष प्रकोपित हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम आहार और विहार करेंगे तो हम रोगों से हमेशा बचे रहेंगे। इसलिए इस चैप्टर को बताया गया है मात्रा शीतिय अध्याय के बाद। तो इसके अंदर सबसे पहले आया है, देखिए, जो पूरा साल होता है उसको 6 ऋतुओं में डिवाइड कर दिया। ऑर्डर सेम रहेगा, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, ये हो गई 6 ऋतुएं। अब 6 ऋतुओं में जो पहली वाली 3 है, बिगनिंग वाली, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, ये 3 कहलाती हैं आदान काल। ठीक है, नीचे वाली जो बच गई 3 कौन कौन सी, वर्षा, शरद, हेमंत, वो कहलाती है विसर्ग काल। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, जो आदान काल है उन्हीं को बोलते हैं आग्नेय, और जो विसर्ग काल है उसे बोलते हैं सौम्य। ठीक है, यहाँ भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, जो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, जो पहली वाली 3 जिसे हम आदान काल बोलते हैं, आग्नेय बोलते हैं, उसे हम उत्तरायण बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाली 3 हो गई जिसे हमने क्या सौम्य बोला, विसर्ग काल बोला, उसे हम दक्षिणायन बोलते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें जो श्लोक आया है, इसके अंदर आया संवत्सर षडंग, मतलब संवत्सर मतलब पूरे साल को उन्होंने 6 ऋतुओं में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके अंदर उसे ही हमने क्या बोला, आदान काल हो गया, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा विसर्ग काल हो गया, आदान को इन्होंने एक प्रकार से उत्तरायण बोल दिया, विसर्ग को उन्होंने दक्षिणायन बोल दिया। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में क्या है, एक प्रकार से जो विसर्ग काल होता है उसके अंदर वायु जो होती है ना अति रुक्षा। विसर्ग काल नीचे वाला हो गया ना, वर्षा, शरद, हेमंत, उस टाइम थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो जाता है तो जो वायु होती है वो बहुत ज़्यादा रुक्ष नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए जो विसर्ग है उसको क्या बोलते हैं, सौम्य बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि विसर्ग को सौम्य बोलते हैं और जो आदान काल होता है उसे हम आग्नेय बोलते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में आया है आदान पुनः आग्नेय, और आदान काल को आग्नेय बोलते हैं। उसके बाद आइए, देखिए यहाँ ये लाइन आई है, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। काल स्वभाव मार्ग परिगृहिता, मतलब जो सूर्य होता है, चंद्रमा होता है और वायु, ये जो 3 चीजें हैं ये काल के स्वभाव से, मार्ग परिगृहिता मतलब मार्ग का ग्रहण करके ये एक प्रकार से चेंजेस लाती हैं हमारे शरीर में। मतलब उससे पता लगता है कि कौन सी ऋतु में कौन से दोष, ठीक है, चेंज हो रहे हैं, प्रकोप हो रहे हैं, या उनका क्या इफेक्ट आ रहा है, कौन से रसों की उत्पत्ति हो रही है, हमारे शरीर में कौन सा बल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड करता है किसके कारण, काल स्वभाव के कारण। नेक्स्ट आगे आप इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए। ऑर्डर सेम है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। आपको नीचे से रस की उत्पत्ति, सबसे पहले नीचे लिखना है मधुर रस, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर अम्ल रस लिखा और फिर लवण उसमें फिल कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ऊपर सबसे नीचे कटु लिखना है, फिर ऊपर छलांग लगा के पहुंच जाइए, क्या है वहां, तिक्त हो गया और बीच में कसाय रस। ऐसे आपको याद रहेगा, याद रखना है कि भाई क्या नीचे से आपको रसों को लिखना शुरू करना है, हॉपिंग करते हुए, ठीक है, जंप करते हुए। तो नेक्स्ट आप आ जाइए, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो गया, रसों का आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद आ जाइए, देखिए नेक्स्ट कोटेशन में क्या है, वर्षा, शरद, हेमंत। जो वर्षा, शरद, हेमंत मतलब जो विसर्ग काल होता है उसमें क्या होता है, दक्षिणा अभिमुखे अर्का, जो सूर्य होता है ना, सूर्य वो एक प्रकार से दक्षिण अभिमुखे होता है। ठीक है, दूसरा शशिनी व्याहत बले, जो शशिनी मतलब जो चंद्रमा होता है ना वो बहुत ज्यादा बलवान होता है वर्षा, शरद और हेमंत में, तभी तो उसे सौम्य ऋतु, सौम्य काल बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ऐसे में क्या है, माहेंद्र सलिल प्रशांत संतापे। माहेंद्र सलिल मतलब जो अंतरिक्ष का जल होता है, वर्षा ऋतु में जो अंतरिक्ष का जल आता है वो एक प्रकार से संताप को, ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उस संताप को एक प्रकार से शांत कर देता है। इसमें क्या लिखा है ध्यान से देखिए, यथा कर्म बल उपचीयते। ये आया है कॉन्सेप्ट विसर्ग काल में। यथा कर्म बल मतलब यथा कर्म, कर्म के अनुसार। कैसे? कर्म के अनुसार से क्या मतलब है यहाँ पर, मतलब वर्षा शरद हेमंत, इस ऑर्डर में एक प्रकार से बल हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, उपचय होने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइए। ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। आदा अंते च दौर्बल्य। ठीक है, आदि में और अंत में विसर्ग आदान यो निर्णाम। पहले विसर्ग काल लिखा है इसमें, आदान बाद में लिखा है, तो विसर्ग के लिए क्या हो गया, आदौ, है ना, मतलब विसर्ग के आदौ मतलब सबसे पहली वाली ऋतु विसर्ग काल की, वो क्या हो गई, वर्षा। उसके बाद है आदान काल के लिए लिखा है अंत है, आदान काल की अंत क्या हो गई, ग्रीष्म। मतलब 6 ऋतु अगर एक साथ लिखी हैं तो बीच वाली जो मिडिल में जो 2 ऋतु हैं उन दोनों में क्या है, च दौर्बल्य मतलब सबसे कम बल होता है। उसके बाद मध्य मध्य बलम, जो मध्य मध्य वाली है, मध्य में कौन सी हुई, एक तो बसंत ऋतु और इधर शरद ऋतु, इन दोनों में मध्य बल होता है। उसके बाद देखो अंते, अंते किसका, विसर्ग काल का, वो कौन सी हो गई, हेमंत ऋतु। ठीक है, और अग्रे, अग्रे मतलब सबसे पहले आदान काल की, वो कौन सी होगी, शिशिर। मतलब सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली जो 2 ऋतुएं होती हैं उनमें सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में बल होता है। इस फ्लो चार्ट को आपको ध्यान से देखना है। मिड वाली जो 2 ऋतुएं हैं उनमें सबसे कम बल होता है, मध्य वाली 2 में मध्य होता है, और सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली में सबसे ज्यादा बल होता है हमारे शरीर में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया, अब यहाँ पे ऋतु एक्सप्लेन हो रही है, षड ऋतुचर्या। इसके अंदर सबसे पहले आ रही है हेमंत ऋतुचर्या। देखिए हेमंत ऋतु में बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो जो हमारी बॉडी की हीट है वो एक प्रकार से बाहर नहीं निकल पाती। इसका मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी की जठराग्नि है, पाचक अग्नि है, वो अच्छे तीव्र रहती है, तेज रहती है। अब ऐसे में आप जितना फूड डालेंगे, अच्छा भोजन, स्नेह, घी और इनसे युक्त डालेंगे तो वो बढ़िया रहेगा। अगर आप कम भोजन डालेंगे तो वात आपकी प्रकोपित हो जाएगी। तो ऐसे में आप जितना चाहे उतना भोजन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आप कर सकते हैं, और हैवी भोजन भी कर सकते हैं, गुरु आहार। तो देखिए हेमंत ऋतुचर्या में क्या कहा है, हेमंते मात्रा द्रव्य गुरु क्षमा। मतलब आप प्रकार से आपकी जठराग्नि बलवान है, आप मात्रा और द्रव्य में गुरु आहार का भी सेवन कर सकते हैं, उन्हें पचाने में आप समर्थ हो सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, इसमें लिखी हुई है कोटेशन, स यदा ना ईंधन युक्त लभते देहज तथा। ठीक है, रस नियंतो मतलब अगर आप अपने बॉडी में ईंधन नहीं डाल रहे हैं, आप खाना अच्छे से नहीं डाल रहे हैं, आपको प्रॉपर रस आप नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, वायु शीतम शीते प्रकुपयंती, जो आपकी वात दोष है वो बहुत ज़्यादा प्रकुपित हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कोटेशन एक बार आई हुई है एएमओ एग्जाम में, वायु शीतम शीते प्रकुपयंती। ये कौन सी ऋतुचर्या से रिलेटेड है, ये हेमंत ऋतुचर्या से रिलेटेड है, जिसमें कि जो वात दोष होता है वो बहुत ज़्यादा प्रकुपित हो जाता है अगर आप उसमें ईंधन वगैरह नहीं डालते हैं, मतलब अच्छे से भोजन नहीं डालते हैं तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट श्लोक में आ गया हेमंत ऋतु में आहार। आहार क्या है, विहार क्या है, और किस चीज को मना किया गया है, ये हर ऋतुचर्या का आपको बहुत अच्छे से सुनना है, अच्छे से याद करना है। तो हेमंत ऋतुचर्या में सबसे पहले क्या आया, देखिए मैंने आपको बताया था जठराग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र रहती है, तो अच्छी चीज़ें खिलाइए। एक तो स्निग्ध, आप स्निग्ध चिकनी चीज़ें खिला सकते हैं, खाते हैं ना हम, मतलब विंटर में ही हम मेनली पकौड़ी और ये सब कुछ खाते हैं, तो स्निग्ध, अम्ल और लवण। अम्ल और लवण रस क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मधुर रस रहता है, मैंने ऑर्डर बताया था नीचे से शुरू करना है रसों को, तो अम्ल और लवण रस, ओदक, आनूप, मांस, ये सब कुछ खिला सकते हैं। बिलेश्य, प्रसह का मांस, मदिरा। ठीक है, मदिरा, मधु और सीधु, ये 3 चीजें आप दे सकते हैं। हेमंत ऋतुचर्या में इनका वर्णन आया, मदिरा, मधु और सीधु। उसके बाद है गोरस। गोरस से अभिप्राय यहाँ से क्या है, गाय के दूध से, दूध, दही, मलाई, रबड़ी, उससे बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब। इक्षु विकार, ठीक है, ईख की जितनी भी चीजें हैं जैसे कि शक्कर, बूरा, गन्ने का रस, ये सब कुछ, वसा और तेल। ठीक है, और नव ओदन, ये चीज आपको याद रखनी है, नव ओदन, नया अनाज। ठीक है स्टूडेंट, और साथ के साथ तोय उष्णम मतलब गर्म जल, इन सब का आपको सेवन करना है हेमंत ऋतु आहार के अंदर। सारी चीजों को बिल्कुल माइंड में रखना है, स्निग्ध, अमल, लवण रस, ओदक, आनूप, विलेशय, प्रसह, मांस, मदिरा, मधु, सीधु, गोरस, इक्षुविकार, वसा, तेल, नव ओदनम और तोय उष्णम।
उसके बाद है हेमंत ऋतुचर्या में विहार कैसा हो। विहार में क्या है, सबसे अच्छा तो क्या है भाई, वात, यही है ना, वात प्रकोप होने का चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अभ्यंग करो, उत्सादन, सिर पर तेल, मूर्धन तेल, जेंताक श्वेद, अच्छे से याद रखिए, जेंताक श्वेद मूर्धन तेल, ठीक है। वो आपको पता ही है, गर्म आवास में रहना, गर्म कपड़े पहना, वो सब कुछ है ही। गुरु उष्ण वासा, एक है अगरू सदा, मतलब अगरू का लेप लगाने को बोला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। प्रमदा, विशाल उपचित स्तनीम, इन सब का एक प्रकार से उन्होंने बोला है कि इस प्रकार का विहार करना चाहिए। उसके बाद है हेमंत ऋतु में वर्जनीय आहार विहार, कौन कौन सी चीज़ों का वर्जन करना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है, आपको याद करना है स्टूडेंट। देखिए, वर्जिएत अनपानानी, कैसा, वातलानी लघुनी चाय, जो वात को प्रकोपित करे, और जो लघु हो, हल्का हो, उसका सेवन आपको नहीं करना है। प्रवात, तीव्र वायु, उसका सेवन नहीं करना है। प्रमित आहार, प्रमित आहार मतलब नपातुला भोजन, भैया मैं तो इतना थोड़ा सा खाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ये भी आपको हेमंत ऋतुचर्या में एक प्रकार से अवॉइड करना है, प्रमित आहार। दूसरा नेक्स्ट आ गया उदमंथ। उदमंथ का मतलब है कि जो ग्रीष्म ऋतु में हम करते हैं ना, क्या, पानी में सत्तू को घोलकर और उसका सेवन करना, ये चीज आपको यहाँ पर अवॉइड करनी है, उदमंथ को भी। ये कौन सी ऋतुचर्या हो गई, एक प्रकार से हेमंत ऋतुचर्या, ठीक है। प्रावात, प्रमित आहार, उदमंथ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गई शिशिर ऋतुचर्या। शिशिर ऋतुचर्या का भी देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सारी वही चीजें करनी है जो हेमंत ऋतुचर्या में करनी है, लेकिन इसके अंदर एक चीज लिखी है, निवात। निवात, जो ऐसा घर होता है जहाँ बिल्कुल भी वायु ना आए और उष्णता अधिकतम, और जो थोड़ा और गर्म हो, क्योंकि शिशिर ऋतु और ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ऐसे में आपको शिशिर ऋतुचर्या में रहना चाहिए। और वर्ज्य आहार में क्या है, इसमें क्लियर मेंशन कर दिया, कटु तिक्त कसाय। उधर क्या था, वातलानी लघुनी चाय, वो तो ठीक है, वात को जो प्रकोपित ना करे, जो हल्के हैं उनका सेवन नहीं करना है। इसमें तो यहाँ तक कि रसों को भी क्लियर लिख दिया कि कटु तिक्त कसाय रस वाले द्रव्य आपको शिशिर ऋतुचर्या में बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, ठीक है। और वर्जित शीतलानी, और जो ठंडे हैं वो भी नहीं लेने हैं, जो शीतल होते हैं उनका भी सेवन आपको नहीं करना है। और वातलानी लघुनी ये सेम है जैसे कि हेमंत ऋतुचर्या में था, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, बचा हुआ टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको कहीं पर भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखकर भेज सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले उस क्वेरी को क्लियर कर दूंगी। जितना आप इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, आपके ब्रेन में वो उस प्रकार से फिट होते चले जाएंगे। तो आप रिविज़न बहुत मस्ट है स्टूडेंट्स, तो रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।